नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स वीकली एमसीक्यू सीरीज में। ये वीडियो लेट हो गया है क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से पिछला वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 9 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स एमसीक्यू को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68 सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, यानी कि नारकोटिक्स ड्रग आयोग की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी। भारत को संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक्स ड्रग आयोग के 68 सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। इसकी अध्यक्षता जो है भारत को वियना में मिली है और ये जो है भारत के स्थायी प्रतिनिधि शंभू एस कुमारन ने आधिकारिक तौर पर इसको ग्रहण किया है। नारकोटिक्स ड्रग आयोग संयुक्त राष्ट्र के तहत वैश्विक ड्रग संबंधी मुद्दों के लिए मुख्य नीति निर्माण निकाय है। यह वैश्विक ड्रग रुझानों की निगरानी करता है, संतुलित नीति निर्माण का समर्थन करता है और इसके प्रमुख ड्रग सम्मेलनों की देखरेख करता है। CND संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के तहत काम करने वाली एक संस्था है। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के द्वारा इनको नियंत्रित किया जाता है। भारत का पहली बार CND की अध्यक्षता जो है वो भारत के द्वारा की जाएगी। CND की अध्यक्षता पहली बार की जाएगी, जो वैश्विक मुद्दों के प्रति इसके बढ़ते नेतृत्व और प्रतिबद्धता को दर्शाएगा। तो ये था भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक्स ड्रग आयोग की अध्यक्षता की जाएगी, जो कि 68 सत्र होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको केरल में है। मुल्ला पेरियार बांध केरल राज्य में स्थित है। मुल्ला पेरियार बांध जो कि स्वीकार्य जलस्तर को कम करने से संबंधित याचिका पर जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके संबंध में याचिका सुनवाई की जाएगी। मुल्ला पेरियार बांध केरल के इडुक्की जिले में, याद रखिएगा, केरल के इडुक्की जिले के थिकड्डी में पेरियार नदी पर बना हुआ है। तो मुल्ला पेरियार बांध जो है वो पेरियार नदी पर बना है। चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है। पेनी क्विक के नेतृत्व में ब्रिटिश कोर ऑफ रॉयल इंजीनियर्स द्वारा 1887 से 1895 के बीच में मुल्ला पेरियार बांध का निर्माण किया गया था। यह 155 फीट ऊंचा और 1200 फीट लंबा है। चूना पत्थर सुर्खी से निर्मित यह पश्चिमी घाट के कार्डेमम हिल्स में समुद्र तट के 881 मीटर ऊपर है। यह बांध पेरियार नदी के पानी को तमिलनाडु के वैगई नदी बेसिन में ले जाती है, जिससे 5 जिलों में 6,85,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इसने पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में एक कृत्रिम झील भी बनाई है। तो कृत्रिम झील बनाई है और ये आपको केरल के इडुक्की जिले के थेकट्टी में स्थित है मुल्ला पेरियार बांध। और ये कब बना था? 1887 से 1895 के बीच में इसका निर्माण जो है किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश रॉयल ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा INS तुसील किस श्रेणी का फ्रिगेट है? तो ये आपको त्रिवाग 3 श्रेणी का फ्रिगेट है। याद रखिएगा, भारतीय नौसेना रूस के कलिनिंग्राद में एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुसील को कमीशन करेगी। INS तुसील जो है वो रूसी डिजाइन प्रोजेक्ट है, जो 1135.6 के तहत अपग्रेड किए गए त्रिवाग 3 क्लास फ्रिगेट का हिस्सा है। यह इस श्रेणी का 7वां पोत है और 2016 के भारत रूस संबंध से 2 अपग्रेड अभी भारत को मिलना है, जिसमें से ये पहला फ्रिगेट है। सुशील का अर्थ है रक्षा कवच, जो समुद्री सुरक्षा के लिए नौसेना की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह जहाज 125 मीटर लंबा है, 3900 टन का विस्थापन करता है और इसमें रडार से बचने के लिए उन्नत स्टेल्थ की सुविधा है। इसमें भारतीय निर्माताओं द्वारा 33 प्रणालियों के साथ 26% स्वदेशी तकनीक विकसित शामिल है। पश्चिमी बेट को सौंपे गए यह भारत की नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंगामी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये आपको नागालैंड में पाई जाती है अंगामी जनजाति। हाल ही में नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? नागालैंड में, जो कि एक सांस्कृतिक समारोह है और इसमें अंगामी नागा जनजाति के 1500 सदस्यों ने भाग लिया। मुख्य रूप से कोहिमा नागालैंड में रहने वाली अंगामी नागा जनजाति म्यांमार से आई है और मणिपुर में भी इसे मान्यता प्राप्त है। वे मंगोलायड जाति से संबंधित है और तेनईटी बोलते हैं, जबकि नागामीज उनकी आम बोली जाने वाली भाषा है। सीनीदार गीली खेती, झूम खेती और पशुपालन के लिए जाने जाने वाले ये लोग बेंत और बांस की टोकरी बनाने में मशहूर हैं। इनका समाज सत्तात्मक और वंशीय है, जिसके अधिकांश सदस्य ईसाई धर्म का पालन करते हैं। यह जनजाति सेक्रेनी त्यौहार को मनाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली NCR में देखा गया लिटिल गन बर्ड किस क्षेत्र का मूल निवासी है? तो ये आपको यूरेशिया का मूल निवासी है। याद रखिएगा, लिटिल गर्ल बर्ड। ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि ये यूरेशिया का निवासी है। अगला प्रश्न है, रिमतलबा जीन इमैनुअल ओएड्रागो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये आपको बुर्किना फासो के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, रिमतलबा जीन इमैनुअल ओएड्रागो। तो ये बुर्किना फासो के प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं। बुर्किना फासो के सैन्य जुंटा ने बिना किसी स्पष्टीकरण के सरकार को भंग करने के बाद रिम तालवा, याद रखिएगा नाम बहुत है, रिम तालवा जीन इमैनुअल ओएड्रागो को नया प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इब्राहिम टोरे के नेतृत्व वाले जुंटा ने राष्ट्रपति के आदेश के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री अपोलियनायर
जो आप चिम काइलेम डी ताम्बेला को बर्खास्त कर दिया। सितंबर 2022 में लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सैंडा ओगो दामिबा को हटाकर जुंटा ने सत्ता पर कब्जा किया था, जिन्होंने पहले राष्ट्रपति रोज मार्क के काबेरो को हटा दिया। बुर्किना फांसो गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। चरमपंथी हमलों ने 2 मिलियन से अधिक लोगों को विस्थापित कर दिया है और आधे क्षेत्र को सरकारी नियंत्रण से बाहर कर दिया है। तो हमको याद रखना है कि बुर्किना फांसो के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं रिमतला जीन इमैनुअल ओ नहीं, इनका नाम है रिमतला जीन इमैनुअल ओएड्रागो। ठीक है। अगला प्रश्न है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये राजस्थान से संबंधित है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा जयपुर के राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया गया, जो कि राजस्थान में निवेश के लिए इसका आयोजन किया गया था। इसमें समृद्ध संसाधनों, कुशल युवाओं के साथ राजस्थान बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, पर्यटन में अवसर प्रदान करना, मेक इन इंडिया पहल, एमएसएमई नीति, राजस्थान निर्यात में 84,000 करोड़ रुपए का योगदान मिला, जिससे इसका विनिर्माण क्षेत्र मजबूत होगा। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा, खनिज भंडार, अद्वितीय सांस्कृतिक संपत्तियों में उत्कृष्ट व्यावसायिक विकल्प हैं, जिससे पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ई वीजा, उड़ान योजना, हेरिटेज पर्यटन जैसी पहलों ने राजस्थान को एक निवेश गंतव्य के रूप में बदल दिया है। तो ये राजस्थान के बारे में, इसका आयोजन जो है जयपुर में हुआ और प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का विषय क्या था? यानी कि इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम यानी कि IIGF 2024 का थीम क्या था? तो इसका थीम था इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया, भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार करना। याद रखिएगा, भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार करना। IIGF, जिसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और निक्सी का के सहयोग से इसका आयोजन हुआ। भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार इसकी थीम थी, जो कि डिजिटल डिवाइस, विश्वास, सुरक्षा और उन्नत तकनीकों को बांटने पर ध्यान केंद्रित किया गया। 2021 में UNIGF के भारतीय अध्याय के रूप में स्थापित IIGF इंटरनेट नीतियों पर बहुत हितधारक संवाद को बढ़ावा देता है। यह साइबर सुरक्षा, डिजिटल समावेशन और डेटा गोपनीयता जैसी चुनौतियों का समाधान करते हुए सुरक्षित, समावेशी और नैतिक रूप से शासित इंटरनेट प्रथाओं को बढ़ावा देता है। फोरम सुरक्षित और सुलभ डिजिटल भविष्य के लिए सहयोगी नीति निर्माण पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, हर साल किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है 9 दिसंबर को। याद रखिएगा, हर साल किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को मनाया जाता है। भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके खिलाफ सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। भारत में भ्रष्टाचार सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करता है, जो रिश्वतखोरी, गबन, भाईचारा, सत्ता के दुरुपयोग के रूप में प्रकट होता है। यह आर्थिक विकास को कमजोर करता है, जनता के विश्वास को खत्म करता है, कानून के शासन को कमजोर करता है और नागरिकों के कल्याण को प्रभावित करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत को 180 देशों में 80वें स्थान पर रखा गया है, जो इस मुद्दे को गंभीरता से दर्शाता है। तो भारत जो है 180 देशों में 80वें स्थान पे है, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है भ्रष्टाचार सूचकांक। और भ्रष्टाचार दिवस जो है वो 9 दिसंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊर्जा कुशल उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा वीर योजना शुरू की है? तो ये योजना जो है आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, ऊर्जा वीर योजना। और ये ऊर्जा कुशल उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, जो कि ऊर्जा वीर योजना के रूप में जानी जाएगी। यह योजना 1,12,000 निजी इलेक्ट्रीशियन को ऊर्जा कुशल उपकरणों को संभालने के लिए ट्रेनिंग देगा। ऊर्जा वीर प्रशिक्षित श्रमिकों का एक नेटवर्क 6 उपकरणों को बढ़ावा देगा: LED इन्वर्टर लैंप, LED ट्यूबलाइट, BLDC, 5 स्टार एयर कंडीशनर, इंडक्शन स्टोव, LED बल्ब। इसका पहला उद्देश्य जमीनी स्तर पर ऊर्जा संरक्षण के जीवन शैली को अपनाना। EESL और आंध्र प्रदेश महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग के साथ मिलकर राष्ट्रीय कुशल पार्क कला कार्यक्रम चलाएंगे। तो इस योजना में, जैसे ऊर्जा वीर योजना जो है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इसके तहत उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो इन उपकरणों को ठीक करने में कौशल प्राप्त करें और उससे जीविकापार्जन तो उपार्जित करें ही, साथ में ऊर्जा संरक्षण के संबंध में लोगों के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करें। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस भारतीय मंदिर को उसके संरक्षण के लिए 2023 के लिए विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना है? तो ये है अबथ सहायेश्वर मंदिर। यूनेस्को ने किस भारतीय मंदिर को उसके संरक्षण के लिए 2023 के विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना है? तो इसका नाम है अबथ सहायेश्वर मंदिर और ये आपको है तमिलनाडु के थुकाची में स्थित नाम है इसका अबथ सहायकेश्वर मंदिर, जो कि विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को का 2023 का विशिष्ट पुरस्कार जीत लिया है। राजा विक्रम चोल और कुलोथुंगा चोल द्वारा निर्मित इस मंदिर में मूल रूप से 5 प्रकरण हैं, जिसमें सौंदर्य नायकी, अम्बल, आदि सोमेश्वर और अन्य देवताओं के मंदिर हैं। सितंबर 2023 में कुंभाभिषेकम पूरा करते हुए पारंपरिक और आधुनिक संरक्षण विधियों का उपयोग करते मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। यूनेस्को ने
स्थानीय कलात्मकता को संरक्षित करते हुए इंजीनियरिंग और पारंपरिक तकनीक के शिक्षण सम्मिश्रण के लिए परियोजना की प्रशंसा की। तमिलनाडु के सीएम ने प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए सालाना 100 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि उनकी मूल विशेषताओं को बिना बदले उनका संरक्षण किया जा सके। तो ये मंदिर जो है अबथ सहायकेश्वर मंदिर तमिलनाडु के थुक्काची में स्थित है और यूनेस्को के द्वारा इसको विरासत संरक्षण के रूप में विशिष्ट पुरस्कार के रूप से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने मौसम की भविष्यवाणी के लिए जेनकास्ट नामक एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो ये आपको गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, जेनकास्ट मॉडल। गूगल डीप माइंड ने मौसम की भविष्यवाणी के लिए एक एआई मॉडल जिसका नाम है जेनकास्ट, उसका अनावरण किया, जो दुनिया की शीर्ष पूर्वानुमान प्रणाली यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट से बेहतर प्रदर्शन करेगा। जेनकास्ट 15 दिन तक पहले तक के तेज अधिक सटीक पूर्वानुमान प्रदान करेगा, जो 100+ मौसम परिदृश्यों को उत्पन्न करके अपने नियतात्मक पूर्ववर्ती से आगे बढ़ता है। यह जटिल मौसम संभावनाओं को मॉडल करने के लिए पृथ्वी की गोलाकार ज्यामिति के अनुकूल प्रकार एआई का उपयोग करता है। जेनकास्ट चरम मौसम जोखिम गतिविधियों की भविष्यवाणी में सुधार करता है, अधिकारियों को जान बचाने, नुकसान को कम करने और लागत में कटौती करने में सहायता करता है। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रैक का पूर्वानुमान करेगा और जल्द ही सार्वजनिक एकीकरण और अनुसंधान के लिए वास्तविक समय और ऐतिहासिक पूर्वानुमान से संबंधित आंकड़े जो है वो जारी करेगा। तो गूगल के द्वारा इसको जारी किया गया है, जिसका नाम है जेनकास्ट, ठीक है, और ये 15 दिन पूर्व तक का रिकॉर्ड जो है वो रख सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना किस मंत्रालय की पहल है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की पहल है। पोषण शक्ति निर्माण, पीएम पोषण जिसको बोला जाएगा, किस मंत्रालय की पहल है? तो ये आपको शिक्षा मंत्रालय की पहल है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत खाद्य पदार्थों की कीमतों में संशोधन किया, जिसे पहले मिड डे मील योजना कहा जाता था, यानी कि मिड डे मील योजना का नाम जो है वो चेंज होकर के पोषण योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। सितंबर 2021 में इसका नाम बदलकर बाल वाटिका और सरकारी गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को गर्म भोजन परोसा जाता है। इस योजना का उद्देश्य भूख से लड़ना, पोषण में सुधार करना, स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना और कक्षा की गतिविधियों का ध्यान बढ़ाना। यह सूखा और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मी की छुट्टी के दौरान बच्चों की सहायता भी करता है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने श्रम ब्यूरो से मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर सामग्री लागत में 13.70% की वृद्धि की है। यह योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक केंद्र प्रायोजित और प्रबंधित योजना है, यानी कि ये पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुबारू टेलीस्कोप जिसे समाचारों में देखा गया था, किस देश द्वारा विकसित किया गया है, किस देश द्वारा संचालित है? तो ये जापान के द्वारा संचालित की जा रही है। सुबारू टेलीस्कोप, जिसने हाल ही में 2 परस्पर क्रियाशील आकाशगंगाओं, जिसका नाम है NGC 5257 और NGC 5258 को कैप्चर किया है। यह हवाई के मौना कीवा पर स्थित 8.2 मीटर का ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। इसे जापान की राष्ट्रीय खगोलीय वेधशाला द्वारा संचालित किया जाता है। प्लियडेस के नाम पर सुबारू ने 1992 में निर्माण शुरू किया, 1999 में अपना पहला अवलोकन किया। 261 एक्सट्यूबर्स के साथ इसका अनुकूलित प्रकाशिकी सिस्टम गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले दर्पण विकृति को ठीक करता है। दूरबीन कमजोर प्रकाश को इकट्ठा करती है, जो पास के शूटिंग सितारों से लेकर 13.1 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर आकाशगंगाओं तक की वस्तुओं का अवलोकन करती है। इसका बेलनाकार गुंबद हवा की अशांति को कम करता है, जिससे अवलोकन की गुणवत्ता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पीलीभीत जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था यहाँ पे, जिसमें कथित तौर पे बताया जा रहा था कि कोई किसी मंत्री के वाहन को पीलीभीत के टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र से गुजरते हुए दिखाया गया था, यानी कि कोर एरिया जो है जहाँ पे किसी भी गतिविधि के लिए मनाही है, उस क्षेत्र से दिखाया गया था। और इस संबंध में ये जो क्षेत्र है ये न्यूज़ में था। रिजर्व पीलीभीत लखीमपुर खीरी और बदायूं जिलों में फैला हुआ है। यह हिमालय की तलहटी और उत्तर प्रदेश में तराई के मैदानों में स्थित है। गोमती नदी यहीं से निकलती है, साथ ही शारदा, माला, खन्नौर जैसी अन्य नदियां भी यहाँ से रिजर्व होकर गुजरती हैं। शारदा सागर बांध इसकी सीमा पर स्थित है। रिजर्व बैंक में शुष्क गर्म जलवायु है और इसमें सागौन के जंगल और बिंद पर्वत की मिट्टी है। तो याद रखिएगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो आपको उत्तर प्रदेश के लखीमपुर और पीलीभीत जिले में स्थित है, बहराइच, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण सर्वेक्षण किस संस्था द्वारा द्विमासिक रूप से जारी किया जाता है? उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये RBI के द्वारा जारी किया जाता है। RBI द्वारा नवीनतम उपभोक्ता सर्वेक्षण विश्वास सर्वेक्षण से अर्थव्यवस्था, रोजगार, आय और व्यय में उपभोक्ताओं का विश्वास कमजोर होता दिखाई देता है। मतलब हाल ही के सर्वे में इस रिपोर्ट को दिखाया गया है कि जो कंज्यूमर्स हैं उसमें रोजगार की कमी, आय और व्यय में उपभोक्ताओं का विश्वास जो है वो कम हो रहा है। सर्वेक्षण में ये संकेत मिलता है कि उपभोक्ता आशावाद अधिक व्यय को बढ़ावा दे रहा है, जबकि निराशावाद मंदी का कारण बन सकता है, यानी कि जो लोग खर्च नहीं कर रहे हैं जिससे मंदी। इसे RBI द्वारा द्विमासिक रूप से जारी किया जाता है। यह प्रमुख संकेतकों के रूप में वर्तमान स्थिति सूचकांक यानी कि CSI और भविष्य की अपेक्षा सूचकांक का उपयोग करता है।
FEI 0.5 अंक बढ़कर 121.9 पर पहुंच गया है, जो भविष्य के व्यय के लिए अधिक आशावाद होता है। नवंबर 2024 में CSI 0.7 अंक घटकर 94 पर आ गया है, जो घरेलू व्यय को छोड़कर कमजोर भावनाओं को दर्शाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी विकसित की? तो ये आपको यूनाइटेड किंगडम के द्वारा विकसित किया गया था। किस देश ने दुनिया की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी विकसित की है? तो ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा विकसित किया गया है। यूनाइटेड किंगडम ने ब्रिस्टल विश्वविद्यालय और यूके परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण के वैज्ञानिकों ने रेडियोधर्मी क्षय, सिंथेटिक और प्लाज्मा रसायन विज्ञान का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी को विकसित किया है। इसमें कार्बन 14 का उपयोग किया गया है, जो 5700 साल के आधे जीवन वाला एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है, जो ठोस पदार्थ द्वारा अवशोषित कम दूरी के विकिरण का उत्सर्जन करता है। बैटरी सौर पैनलों की तरह काम करती है, लेकिन हीरे की संरचना के भीतर तेज गति वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेती है। यह पेसमेकर और श्रवण यंत्र और नेत्र संबंधी उपकरणों जैसे स्वास्थ्य सेवा उपकरणों को भक्ति प्रदान करता है, जो बिना बदले वर्षों तक चलते हैं। यह पृथ्वी और अंतरिक्ष में चरम वातावरण के लिए आदर्श है, जो रिचार्ज या प्रतिस्थापन की आवश्यकता के बिना अंतरिक्ष यान के लिए लंबे समय तक चलने वाला ऊर्जा स्रोत प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय पारिस्थितिकविद ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 को जीता है? तो इसका नाम है माधव गॉडविल को मिला है। किस भारतीय पारिस्थितिकविद ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 जीता है? तो माधव गॉडविल को मिला है। ठीक है, पारिस्थितिकविद माधव गॉडविल को वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट में उनके काम के लिए 10 दिसंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है माधव गॉडगिल और इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गॉडगिल ने पश्चिमी घाट पारिस्थितिक विशेषज्ञ पैनल की अध्यक्षता की, जिसमें जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, विकास के क्षेत्र की चुनौती का अध्ययन किया। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा 2005 में स्थापित किया गया था चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, जो कि संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। यह जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि, प्रदूषण से निपटने के लिए अस्थायी समाधान बनाने वाले व्यक्तियों को या संस्थाओं को मान्यता देता है। पर्यावरण संरक्षण में अपने योगदान के लिए इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं में गॉडविल एक मात्र भारतीय शामिल हैं। तो याद रखिएगा माधव गॉडविल, जिनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, IIT दिल्ली के द्वारा विकसित AI संचालित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, जो उम्र की बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने वाले अणुओं की खोज करता है? तो इसका नाम है एज एक्सटेंट। ठीक है, IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एज एक्सटेंड नामक एक AI उपकरण विकसित किया है, जो कि एक AI संचालित प्लेटफॉर्म है, जो ऐसे अणुओं की खोज करता है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देते हैं। एज एक्सटेंड एंटी एजिंग गुणों वाले नए अणुओं की भविष्यवाणी करने के लिए जीरो प्रोटेक्टर्स से बायो एक्टिविटी डेटा का उपयोग करते हैं। इसकी AI मॉड्यूल सुरक्षित और सटीक खोजने के लिए जीरो प्रोएक्टिव क्षमता, विषाक्तता, लक्ष्य प्रोटीन और क्रिया के अंत का मूल्यांकन करते हैं। इसमें प्रशिक्षण के दौरान मेटमॉर्फिक टॉरिन जैसे ज्ञात यौगिकों के लाभों की सफलतापूर्वक पहचान की जाती है। एज एक्सटेंट ने 1.1 मिलियन से अधिक यौगिकों की जांच की और ईस्ट नेमाटोड मानव कोशिका मॉडल का उपयोग करके आशाजनक उम्मीदवारों का मान्यता किया। इसने मानव माइक्रोबायोम में प्राकृतिक यौगिकों और कोशिका उम्र बढ़ाने को नियंत्रित करने में उनकी भूमिका का भी विश्लेषण किया। तो ये था IIT दिल्ली के द्वारा एज एक्सटेंट की खोज की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ईगल नेक्स्ट बर्ड फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ईगल अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, जो कि पेमा खांडू हैं, वर्तमान में 17 से 19 जनवरी 2025 को पश्चिम कामेंग जिले में चौथे ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का आयोजन जो है किया जाएगा और इसके लिए एक नया लोगो जारी किया गया है। यह फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता के लिए मनाया जाता है और समुदाय के नेतृत्व वाले संरक्षण और टिकाऊ इकोसिस्टम को बढ़ावा देता है। यह आकर्षक आयोजन और पहलों के माध्यम से प्रकृति को संरक्षित करने, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ये अरुणाचल प्रदेश है, कंफ्यूज नहीं होना है। ईगल नेक्स्ट बर्ड फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के द्वारा 2 साल पूरे, अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद 6 कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिसमें इस कार्यक्रम को भी लॉन्च किया गया है और ये बिलासपुर में लॉन्च हुआ, जहां लाभार्थियों को वित्तीय सहायता वितरित की गई। इसमें इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत 5400 लाभार्थियों को 8 करोड़ रुपये वितरित किए गए। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 1000 रुपये मासिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। 53.21 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट वाली इस योजना का उद्देश्य बाल शोषण को रोकना, कमजोर परिवारों की सहायता करना। योजना का नाम क्या है? इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, यानी कि किया गया? बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा किया गया। भारत के समुद्री इतिहास का जश्न मनाने के लिए 12 दिसंबर से
11 और सॉरी 11 और 12 दिसंबर 2024 को यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में भारत समुद्री विरासत सम्मेलन का आयोजित किया गया। इसका आयोजन बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में भारत की समृद्ध समुद्री विरासत, वैश्विक सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में गोवा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के मंत्रियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देता है, भारत के विश्व गुरु दृष्टिकोण के साथ संरेखित करता है, समुद्री जैव विविधता और महासागर स्वास्थ्य को संबोधित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, युवा सहकार योजना किस संगठन द्वारा क्रियान्वित की गई? तो ये आपको राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा क्रियान्वित किया गया। ठीक है, हाल ही में सहकारिता मंत्री ने लोकसभा में युवा सहकार योजना पर चर्चा की। युवा सहकार योजना का उद्देश्य इनोवेटिव सहकारी समिति, विशेष रूप से युवा उद्यमियों द्वारा विकसित समितियों का समर्थन देना। यह कम से कम 3 महीने से परिचालन में रहने वाली सहकारी समितियों को लक्षित करता है, जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से 2% ब्याज अनुदान के साथ दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। ऋण को अन्य सरकारी सब्सिडी के साथ जोड़ा जा सकता है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी स्टार्टअप और नवाचार के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक से जुड़े एक समर्पित कोष के साथ इस योजना को देश भर में लागू करता है। यह योजना पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों में सहकारी समितियों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करता है, साथ ही महिलाओं, SC/ST उम्मीदवारों के लिए लाभ भी प्रदान करता है। यह 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सहकार मिशन का हिस्सा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस संगठन ने वीलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप को लॉन्च किया है? तो वीलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप को गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। तो गूगल से संबंधित 2 प्रश्न थे आज के। ठीक है, गूगल ने हाल ही में अपनी अगली पीढ़ी की क्वांटम कंप्यूटिंग चिप वीलो का अनावरण किया। वीलो में सिंगल और 2 क्यूबिट रीसेट और री आउट जैसे उन्नत तकनीक शामिल हैं, जो सभी निर्बाध प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत हैं। चिप ने 5 मिनट में एक जटिल समस्या को हल किया, एक ऐसा कार्य जो शास्त्रीय कंप्यूटर को ब्रह्मांड के इतिहास में अधिक समय लेगा। वीलो ने 5 मिनट से कम समय में एक बेंचमार्क गणना पूरी की, जिसे करने में आज के सबसे तेज कंप्यूटर को 10 सेप्टिलियन साल लगेंगे। यह सुपर कंप्यूटिंग ट्रांसमोन क्यूबिट का उपयोग करता है, जो कम तापमान पर कृत्रिम परमाणुओं की तरह का व्यवहार करते हैं। क्वांटम चिप्स बिट्स के बजाय क्यूबिट पर का उपयोग करते हैं, जिससे तेज और अधिक जटिल गणनाएं संभव होती है। तो ये वीलो के बारे में था, गूगल के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, गुरुवायूर मंदिर जो खबरों में रहा किस राज्य में स्थित है? तो ये केरला में स्थित है। ठीक है, केरला में स्थित है गुरुवायूर मंदिर, केरला में स्थित है। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेला 2025 के दौरान भक्तों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया चैटबॉट का नाम क्या है? तो ये कुंभ सहायक के रूप में एक चैटबॉट लॉन्च किया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री ने महाकुंभ मेला 2025 के लिए कुंभ सहायक चैटबॉट को लॉन्च किया। कुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। चैटबॉट श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए संस्कृति और तकनीक का मिश्रण करता है। यह सहज आकर्षक अनुभव के लिए टेक्स्ट और वॉइस इंटरेक्शन में उपलब्ध होगा। इसका उद्देश्य मेगा इवेंट के दौरान लाखों उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन और अपडेट प्रदान करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में 22वां दिव्य कला मेला किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आपको नई दिल्ली में आयोजित किया गया दिव्य कला मेला। इंडिया गेट नई दिल्ली में 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित 11 दिवसीय कार्यक्रम में 20 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 100 से अधिक कारीगर, उद्यमी कलाकार शामिल हुए। यह हस्तशिल्प, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ वोकल फॉर लोकल आंदोलन को बढ़ावा देता है। यह कार्यक्रम दिव्यांगजनों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने में मदद करेगा और भारत की प्रगति में उनके स्थान की पुष्टि करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, डी एरिंग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में डी एरिंग वन्यजीव अभ्यारण्य गैंडों को फिर से लाने की योजना बनाई जा रही है। ये आपको डी एरिंग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में स्थित है। डी एरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में की गई थी। 1986 में इसका नाम बदलकर लाली वन्यजीव अभ्यारण्य कर दिया गया। उष्णकटिबंधीय जलवायु में स्थित यह पूर्वोत्तर और दक्षिण पश्चिम मानसून दोनों प्राप्त करता है और अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख नदी सियांग नदी का घर है। अभ्यारण्य में नदी के किनारे के मैदान, छप्पर घास और टर्मिनोलिया मायरियोकार्पा, डिलेनिया इंडिका और बॉम्बैक्स सीमा जैसे पेड़ सम्मिलित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 12 दिसंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यूट्रलिटी ऑब्जर्व डे। ठीक है, अंतर सरकारी संबंधों में तटस्थता को बढ़ावा देने के लिए, वैश्विक शांति और सुरक्षा का समर्थन करने के लिए 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तटस्थता का मतलब होता है कोई देश युद्धों में भाग लेने से दूर रहेगा, संघर्ष की तुलना में समाज पर जोर देगा और निष्पक्षता बनाए रखेगा। स्विट्जरलैंड अपनी तटस्थता के लिए प्रतिबद्ध है, जिसने दोनों विश्व युद्धों में विनाश से बचा। शीत युद्ध के दौरान भारत भी तटस्थता की भूमिका में था, जिसने अमेरिका और रूस दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, लेकिन किसी भी के साथ गठबंधन नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में स्थायी रूप से तटस्थ राज्य
तुर्कमेनिस्तान के प्रस्ताव के बाद इस दिन को घोषित किया, यानी कि 2017 से इसको मनाया जाता है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में मनाया जाता है 2017 से। और ये किसने घोषित करने के लिए प्रस्ताव दिया? तो तुर्कमेनिस्तान ने। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक स्तर पर संघर्ष को हल करने और रोकने के लिए निवारक, कूटनीतिक मध्यस्थता और शांति स्थापना का उपयोग करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, समाचारों में देखी गई चक्की नदी किस नदी की सहायक है? तो ये व्यास नदी की सहायक नदी है। एक संयुक्त समिति ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को चक्की नदी के मार्ग में पत्थर कुचलने वाली इकाई द्वारा किए जा रहे परिवर्तन के बारे में जानकारी दी। चक्की नदी ब्यास नदी की एक सहायक नदी है जो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है और पठानकोट के पास ब्यास नदी में मिल जाती है। यह धौलाधर पहाड़ी से बर्फ और बारिश द्वारा पोषित होती है। अनियंत्रित रेत खनन नदी के तल और किनारों को नुकसान पहुंचा रहा है। ब्यास नदी पंजाब के लिए महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र की 5 नदियों में से एक है और प्राचीन काल में इसे अर्जिकी या हाइफेसिस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।